मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन कर कर्तव्य भवन 1 व 2 राष्ट्र को समर्पित किए। इस दौरान स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी हुआ। प्रधानमंत्री ने इसे नागरिक देवो भव की भावना से प्रेरित नागरिक केंद्रित शासन की पहल बताया। कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर, जितेंद्र सिंह, बिलासपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू उपस्थित रहे। रायपुर में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में नक्सल ऑपरेशन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा अभियान में अब तक 1100 से अधिक हथियार, जिनमें AK-47, SLR और इंसास राइफलें शामिल है, बरामद किए गए हैं। सरकार के अनुसार 532 नक्सली न्यूट्रलाइज, 2004 गिरफ्तार और 2700 ने आत्मसमर्पण किया है। गृह मंत्री ने दावा किया है कि मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अब सरेंडर करने वालों की संख्या गिरफ्तार नक्सलियों से अधिक होने बड़ी उपलब्धि है। 532 लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया। वो लोग जो बंदूक लेकर जंगलों में थे, वो लोग जो स्कूल में बम लगाते थे, स्कूलों को बम से उड़ाते थे, वो लोग जो नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सड़क के किनारे आईडी लगाते थे, और वो लोग जिनको बार बार कहने के बाद भी नहीं आए, उन्होंने हमारे आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर आक्रमण किया, तो वो लोग न्यूट्रलाइज किए गए। ऐसे 532 न्यूट्रलाइज हुए। राजधानी रायपुर के कबीर नगर क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह के पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में 17 लाख रुपए नगद सहित करीब 19,70,000 रुपए का मसरूका जब्त किया गया। आरोपी रामको 777.com, वुड 777.com और powerexch.com पर मास्टर आईडी बनाकर सट्टा संचालित कर रहे थे। थाना कबीर नगर ने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 और BNS की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो भी ऑनलाइन जुआ सट्टे का कार्रवाई जो भी हो रहा है रायपुर शहर में, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उसी में ACCU का क्राइम टीम और DCP वेस्ट जोन के संयुक्त टीम ने मुखबिर सूचना पे कबीर नगर एरिया में क्षेत्रांतर्गत तिरंगा चौक पे एक जानकारी हमको ऐसे मिली थी कि एक चौक के पास कुछ लोग ऑनलाइन में जुआ का खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है बोल के, तो उसके ऊपर संयुक्त टीम ने राइड मारा है और उसमें मौके पर 4 लोग मोबाइल्स में अलग अलग ऑनलाइन साइट्स में सट्टा खेलने का सामने आया, जिसमें रामको 777, पावर एक्सचेंज और वुड 777 ऐसे ऑनलाइन साइट्स में वो लोग सट्टा खेल रहे थे। मौके पे हमको 17 लाख का कैश भी रिकवर हुआ है। और इसमें आरोपी का डिटेल्स इस प्रकार है: ओम खेमानी, दीपक सचदेवा, गौरव सचदेवा और ऋषभ रंगलानी। इनमें से ओम खेमानी और दीपक सचदेवा के ऊपर ऑलरेडी से पहले ऑनलाइन सट्टे में ये लोग जेल जा चुके हैं। इनके ऊपर गैम्बलिंग एक्ट और 112 के तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी इनके ऊपर FIR किया गया है और न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और कौन लोग इन्वॉल्व है, क्या है, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बाकी जो भी अपडेट है आपको बताया जाएगा। इसी के साथ ये टोटल अभी जो 1.5 मंथ में, जो जनवरी से लेके अब तक का टोटल कार्रवाई अगर देखेंगे तो 3 प्रकरणों में टोटल 14 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया, जिसका टोटल रिकवरी अगर देखेंगे तो लगभग 2 करोड़ का रिकवरी है। उसमें कार्स, मोबाइल्स और कैश पूरा मिला के 3 प्रकरणों में 2 करोड़ का रिकवरी है। और इस वाला कल के प्रकरण में अभी तक टोटल 20 लाख का रिकवरी हुआ है, मोबाइल्स और कैश मिला के। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 किलो गांजा जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास घेराबंदी कर 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपियों की पहचान राघवेंद्र सिंह और झम्मन सिंह के रूप में हुई है। करीब 2,88,000 रुपए मूल्य का गांजा और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। देखिए, आप जानते ही हैं कि जो सूखा नशा है उसके विरुद्ध में कंटिन्यूसली कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कंटिन्यूसली ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में कल गुड़ियारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास से अराउंड 17 किलो गांजा और 2 आरोपी जो कि मूलतः यूपी के हैं पाए गए। और जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि वो लोग रायगढ़, उड़ीसा, जयपुर से सामान लेके निकले थे। निकलने के बाद में वो लोग यहाँ पे बस चेंज किए। बस चेंज करने के बाद में संपर्क क्रांति पकड़ने के लिए वो लोग आ रहे थे और वहाँ से वो लोग फिर कानपुर निकलने वाले थे।
देखिए, जो रूट्स हैं, एक तो आपका जो रेल रूट है, दूसरा आपका जो हाईवे है, ये 2 ही मूलतः रूट अपनाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। तो कंटिन्यूअसली पुलिस के द्वारा अलग-अलग पुलिस स्टेशंस के अंतर्गत साथ ही साथ बॉर्डर्स पे चेकिंग की जा रही है और कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। गरियाबंद जिले में निर्माण कार्य के दौरान 29 वर्षीय योगेश दीवान की करंट लगने से मौत हो गई। घटना ग्राम आमझर की है, जहां लोहे की छड़ 11 केवी हाई टेंशन लाइन से छू गई। गंभीर रूप से झुलसे युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मृतक ग्राम कोमसी ब का निवासी और परिवार का इकलौता सहारा था। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना से गाँव में शोक का माहौल है। हरी सिंह दीवान। कहाँ अमजर नहीं, कोसमी बा। कोसमी बा। हाँ हाँ। तो ये जो आपका खत्म हुआ वो भतीजा है, कोसमी का है। आमझर काम करल जात रही से। अमजर जाती। हाँ, लेबर काम। हाँ। मिस्त्री के साथ में। हाँ हाँ। तो घटना की सूचना कब मिली साहब? मतलब मौलाना ओकर लाने के बाद मिली से। अस्पताल लाए के बाद। हाँ हाँ हाँ। हमें अस्पताल में ही लकर मुख्य दर्शन करे हम। अमजर कहते बरबहरा पंचायत में। हाँ, बरबहरा पंचायत। वो करते रहने वाला कहाँ थे? कोसमी के। नहीं, कोसमी पंचायत के। कसेरू पंचायत के। कौन गांव का कौन सा है? काका मरीज के कोसमी बा। कसेरू पंचायत। हाँ। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा में हुए हंगामे के बाद सियासी टकराव तेज हो गया है। गरीबों के आशियाने बचाने की मांग को लेकर चक्का जाम हुआ। महापौर पूजा विधानी ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई की बात कही, जबकि आयुक्त प्रकाश सर्वे ने आवेदन परीक्षण का आश्वासन दिया। सभापति विनोद सोनी ने इसे अभूतपूर्व बताया। नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप ने भाजपा पार्षदों पर हंगामे का आरोप लगाया। हमारे जनहित के जितने मुद्दे थे, सारे 14 प्रस्ताव थे, 15 प्रस्ताव पूरे मतलब हमने पास कर दिया है बहुमत के आधार पर जो है सदन में। ये कांग्रेस के जो पार्षद दल है और पार्षद के जो पार्षद है हमारे एक दिलीप पाटले जो है अवैध रूप से अपने वार्ड में जो है जो सरकारी जमीन पे जो है अवैध कब्जा किया हुआ है, स्कूल बना हुआ है उनका, और कुछ अवैध कब्जा भी करवा के रखा हुआ है। तो इन लोग जो है हाई कोर्ट में गए हुए हैं। ये दिलीप पाटले का पूरा जो है रणनीति बना हुआ रणनीति है, क्योंकि इन्हीं का कब्जा है उस जगह पे जो है। हमारे नगर निगम अमला ने कुछ दिन पहले जो है इसके कार्रवाई करने के पर भी गया था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ हमारे लोग भी वहाँ पर बसे हुए हैं, तो उनको विस्थापित करने का भी काम किया गया है। वहाँ पर उनको एक छोटी सी मांग थी कि आप आके उनसे मिल लीजिए और आश्वासन दे दीजिए। देखिए, हंगामे के बाद वहाँ पहुंची है। नहीं, देखिए ये नगर निगम नहीं है, और इनको अगर इतनी चिंता थी अगर दिलीप पाटले को, तो इन्होंने कभी भी नगर निगम नहीं आया है। मैं रोज विकास भवन में 12 बजे बैठती हूँ, आप लोगों को भी मालूम है, आप लोग आके हर मुद्दे पे जो है इंटरव्यू लेते रहते। इन्होंने अगर चिंता होता तो या फिर सदन में लाते उस बात को चर्चा के लिए। इन्होंने ना नगर निगम इसके पहले आया है, ना सदन में इसको चर्चा के लिए लाया है। ये सिर्फ नेतागिरी मतलब चमकाने के लिए आज जो है अपने लोगों को लेके आके जो है यहाँ पर हंगामा खड़ा करने का काम किया। अभी हमने गया है इनको ज्ञापन लेने के लिए, लेकिन ज्ञापन इनके पास बना हुआ नहीं है। अभी सिर्फ ये राजनीतिक चमकाने के लिए रोड पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन भी आ गया है, पर यहाँ पर जो है इनका नेतागिरी चमकने वाली नहीं है। जो अवैध कब्जा करेगा उसको जो है कहीं पे भी बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में कार्रवाई होगी। जगदलपुर के बोधघाट थाना पुलिस ने ट्रामोडोल नशीली कैप्सूल की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। गंगामुड़ा चौपाटी से नरेंद्र सिंह ठाकुर को 672 नग कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उड़ीसा के नवरंगपुर स्थित लक्ष्मी मेडिकल स्टोर से सप्लाई का खुलासा हुआ। पुलिस ने वहां छापा मारकर 2848 नग ट्रामोडोल कैप्सूल बरामद कर सप्लाई वन्ना रामाकृष्ण राव को पकड़ा। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बस्तर पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक अंतर्राज्यीय जो नशा तस्कर है उसको पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। जगदलपुर जिले के बोधघाट पुलिस ने नरेंद्र सिंह ठाकुर और वुन्ना रामकृष्ण जो कि उड़ीसा नवरंगपुर का रहने वाला है, इन दोनों के कब्जे से 440 पत्ता ट्रामाडोल का कैप्सूल जो कि लगभग 14 लाख रुपए का है, उसे उनके कब्जे से बरामद किया गया है। इस प्रकरण में 21C एनडीपीएस की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इन दोनों ही आरोपियों को इनके कब्जे से
अवैध नशीले टैबलेट जब्त करके इन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। पूरे प्रकरण में विवेचना जारी है। दुर्ग के बहुचर्चित नाबालिग दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी बीएन पांडे और पीडब्ल्यूडी ठेकेदार संजय पंडित ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। 30 जनवरी को भिलाई महिला थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद से दोनों फरार थे। पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि वर्ष 2018 से नौकरी का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता के साथ 6 लोगों ने दुष्कर्म किया और ब्लैकमेल कर शोषण किया। एएसपी मणिशंकर चंद्रा के मुताबिक मामले की विवेचना जारी है और पीड़िता को न्याय दिलाने हर संभव कार्रवाई की जा रही है। गैंग रेप में फरार 2 आरोपी बीएन पांडे और संजय पंडित दोनों फरार चल रहे थे, जिसमें लगातार पुलिस अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही थी। लगातार ये अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर कार्य कर रही थी, जिससे ये दोनों फरार आरोपी आज न्यायालय के समक्ष सरेंडर किए हैं। हम उसको विधिवत अभी गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। 12 दिन 11 दिन हो गए, कहाँ ये लोग थे, कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी इनको हिरासत में हम पुलिस रिमांड के लिए लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पुलिस रिमांड मिलने के बाद इनसे व्यापक पूछताछ की जाएगी। दुर्ग में मतदाता पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग को लेकर आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी का आरोप है कि फर्जी आवेदनों से मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं और पहचान व हस्ताक्षर सत्यापन नहीं हो रहा है। खल्लारी व महासमुंद में एक व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन देने का भी आरोप लगाया गया। आपने चेतावनी दी कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क, सदन और न्यायालय तक आंदोलन किया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी एसआईआर करवा रही है, उससे वो लोग ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत से रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर यहाँ पे शरणागत हो गए हैं, जिन्होंने शरण ले लिया है। आज ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर से ही 3 लोगों का नाम एसआईआर की प्रक्रिया में पूरी तरह संपूर्ण पाया गया, उनके नाम यथावत हैं। मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम और मेरे भाई का नाम त्रुटि है बताकर हमें लगभग 5 से 6 दिन दौड़ाया गया। बीएलओ के चक्कर काटे हमने कि वो इस प्रक्रिया को आपने गलत तरीके से लिया है और हम लोगों का नाम आपने काटने का प्रयास किया। नाम काटने का प्रयास ही यह दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये बताया कि रोहिंग्या लोगों को हम देश से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या हम लोग रोहिंग्या हैं? हम लोग क्या बांग्लादेशी हैं? जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के लोगों को चिन्हांकित कर करके, आम भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक नजर नहीं आते उन्हें चिन्हांकित कर करके वो लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। एक देश का सीमा पर खड़ा एक फौजी जो सीमा पर ड्यूटी कर रहा है, उसका नाम भिलाई से मतदाता सूची से काट दिया गया। रिसाली की एक महिला जो कि जीवित है, उसे मृत बताकर उसका नाम काट दिया गया। ये सारी प्रक्रियाएं क्या दर्शाती है? इसमें पूरी शासन की बहुत बड़ी हेरफेर है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। शासन इसको जानबूझकर करवा रही है, इसे रोकना बहुत ही आवश्यक है। ये देश हित में नहीं है, ये लोगों के अधिकार को लूटा जा रहा है, लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। एक मतदाता देश का भविष्य निर्धारित करता है कि हम प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनते हैं, देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं। आज वो चुनने का अधिकार हमसे इस तरीके से छल पूर्वक छीना जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पहुंचे हैं, ताकि इससे तत्काल संज्ञान लेकर उन बीएलओ को जो इस विषय में नहीं जानते उन्हें ट्रेन कर सकें, या तो फिर इसे स्पष्ट कर सकें कि क्या कारण है कि लोगों के नाम काटे। में नारे लगा रहे थे तो एक ऐसी भी बन पड़ी कि कुछ भाजपाइयों के द्वारा मोदी जिंदाबाद और केजरीवाल भ्रष्टाचार के नारे भी लगाए जा रहे थे। देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो तो नारे लगाएंगे ही। और इतनी मिर्च क्यों लग रही है? अगर एसआईआर की प्रक्रिया सही है तो हमसे तर्क करें ना, डिबेट में आए सीधे सीधे सामने। अगर हिम्मत है, मैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो सीधे सीधे शब्दों में कहूं, आज एक भारतीय जनता पार्टी का एक नहीं 10 विधायक आप हमारे सामने बैठाइए, 10 सांसद हमारे सामने बैठाइए। उनकी औकात नहीं कि जो हमसे बात कर सके, डिबेट कर सके इस संबंध में कि जो एसआईआर की आप प्रक्रिया करवा रहे हैं वो कितना सही है, देश हित में जो आप लोग निर्णय ले रहे हैं वो कितना सही है। ये सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो वो महामानव जिसको बोलकर ये लोग आज तक पूरे देश में एक घटिया माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन अंधभक्तों का कोई जवाब नहीं हमारे पास। ये ऐसे ही अंधभक्तों में से एक अंधभक्त आपको मिला होगा जिसने इस तरह के नारे लगाने की कोशिश की। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में म्यूल अकाउंट संचालित करने वाले आरोपी रुपेश बोबड़े को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से मिली सूचना पर सुपेला थाना पुलिस ने जांच की, जिसमें
HDFC बैंक सुपेरा शाखा के खाते में 1 जून 2025 से 11 फरवरी 2026 के बीच 3,05,273 रुपए की संदिग्ध राशि जमा होना पाया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कर बैंक दस्तावेज जब्त किए और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। लगातार देखा जा रहा है कि लोग अपने बैंक अकाउंट का उपयोग अलग अलग माध्यमों से कर रहे हैं, जिसमें जिन अनजान व्यक्तियों को अपने बैंक का खाता यूज करने के लिए दे रहे हैं। इसी क्रम में अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने 6 चेक के माध्यम से जो राशि निकली हुई थी उसमें 6 आरोपी को गिरफ्तार किए थे। उसके बाद फिर हमने 2 लोगों को और गिरफ्तार किया, फिर एक व्यक्ति और गिरफ्तार हुआ। लगातार म्यूल अकाउंट में कार्रवाई की जा रही है। मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने बैंक अकाउंट में किसी बाहर की राशि रिसीव अगर हो जाती है तो उसकी तुरंत सूचना थाने को और बैंक को दें। अगर आपको कोई व्यक्ति ये बोलता है कि आपके अकाउंट में पैसा दिलवाएगा और उसको आप निकाल के उनको दे दीजिए, उसके बदले वो कुछ राशि भुगतान करेगा, तो ऐसे किसी भी लालच में आप ना आए। अपने अकाउंट को आप व्यक्तिगत यूज करें, किसी दूसरे को उपयोग करने के लिए ना दें। ये आप लोग सभी से अपील है। यह एक कानूनी रूप से आप समस्या में फंस सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की गतिविधि में न फंसे। बिलासपुर के तखतपुर स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लोखंडी के जर्जर भवन में एक पाली में पढ़ाई कराने के आदेश से विवाद खड़ा हो गया है। छत से प्लास्टर गिरने और दीवारों से दरारों के चलते जिला शिक्षा अधिकारी ने पहले 2 पालियों में संचालन के निर्देश दिए थे। आरोप है कि बीईओ कामेश्वर बैरागी ने निरीक्षण बिना एक पाली का आदेश जारी किया। डीओ विजय टांडे ने इसे गंभीर मानते हुए स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब ठीक आपने ठीक कहा, यदि इस तरह से किया है तो उनको अब देखते हैं कि हमारे आदेश को कैसे वो उच्च अधिकारी के आदेश का कैसे अवहेलना कर सकते हैं। जानकारी देते हैं, उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा क्या ऐसी जरूरत पड़ी जिससे आपने इस तरह से आदेश दिया। बिलासपुर में नेहरू चौक से जूना बिलासपुर होते दर्री घाट तक 11 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क बदहाल है। जगह जगह गहरे गड्ढों से हजारों लोग रोज जूझ रहे हैं। सड़क सुधार के लिए 32 करोड़ रुपए स्वीकृत और वर्क ऑर्डर जारी होने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ। विभाग कभी मौसम तो कभी तैयारी का हवाला दे रहा है। नेशनल हाईवे से जुड़े इस मार्ग की खराब हालत से 2 पहिया चालक, स्कूली बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। नेहरू चौक से एक्चुअल में एक रोड का नाम है नेहरू चौक से दर्री घाट तक बनना है जी, और उसका वर्क ऑर्डर जो है 31 दिसंबर को हो चुकी है। आज 1 महीना करीब हो गया है। अब 1 महीना करीब सब उसका एग्रीमेंट में रहता है प्रावधान उसको समय का तैयारी करने का। और आजकल मैं जाकर उसको निर्देश दे दिया हूँ काम तत्काल शुरू करो करके ना करेगा, वो बात हुई है। तो ये आपके निर्देश को नहीं मान रहे क्या? क्यों ऐसा कर रहे हैं? निर्देश मानेंगे ना, अब उसका एग्रीमेंट में प्रावधान भी रहता है ना 1 महीने का, तो उस हिसाब से समय अपने तैयारी के लिए लेते ही हैं ठेकेदार लोग। तो कब तक शुरू हो जाएगा, कब तक बनेगा, और कुछ ऐसा कोई निर्देश आजकल में हो जाएगा। बिलासपुर के बृहस्पति बाजार को गोड़पाड़ा स्थित मुन्नूलाल शुक्ला स्कूल मैदान में अस्थायी रूप से शिफ्ट करने के नगर निगम के नोटिस से व्यापारियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि मैदान में शेड, चबूतरे और सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जिससे रोजी रोटी पर संकट आएगा। इधर प्रशासन मल्टी लेवल सब्जी बाजार के निर्माण की बात कह रहा है, जिसके लिए डीएमएफ मद से 14 करोड़ रुपए स्वीकृत है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भी सभी पात्र व्यापारियों को सुविधा देने का आश्वासन दिया है। हम लोग यहाँ पे लगभग 300 से ज़्यादा व्यापारी हैं और हम लोग भी यही चाहते हैं कि भाई इस योजना को यहाँ से निरस्त किया जाए और बिल्कुल यहाँ पे सब चीज़ें व्यवस्था सब कुछ सुगम है। बाजार समिति वाले बहुत अच्छे से अपने इस व्यापार को, बाज़ार को बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित करके रखे हुए हैं। यहाँ पे बाकायदा गेट है, कैमरा लगा हुआ है, सीसी रोड है, पानी की व्यवस्था, हमको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, बाहर की जो व्यवस्थाएं है जहाँ पे यातायात की बात आती है तो उसके जिम्मेदार हम सब्जी वाले नहीं हैं। वहाँ पे 5000 सुबेरे 5000 श्रमिक आके खड़े हो जाते हैं, शाम को ठेले वाले आ जाते हैं, तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम थोड़ी हैं, सब्जी वाले थोड़ी हैं। वो चीज़ शासन को देखनी चाहिए, प्रशासन को उसमें कार्रवाई करनी चाहिए और बिल्कुल उनके लिए एक जगह सुनिश्चित करनी चाहिए। उनका भी पेट रोजी चलता है वहाँ से, तो उनके लिए जगह तैयार करनी चाहिए। और बिल्कुल सब्जी वाला जो व्यवसाय है यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहा है। लोग यहाँ पे सालों से कमा रहे हैं, कई दशक से लोग यहाँ पे बैठ के अपना रोजगार चला रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति बाज़ार बिलासपुर शहर का काफ़ी बड़ा मार्केट है और वहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी बरसों से वहाँ पे अपना काम करते हैं और पहले ये शहर का सेंटर ही था। धीरे धीरे समय के हिसाब से उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं का विस्तार वहाँ करना आवश्यक है। इसके लिए एक प्रपोजल जो है बृहस्पति बाज़ार के रीडेवलपमेंट का एक है और इसमें परमानेंट दुकानें बनेंगी। गाड़ियाँ जो है वो सीधे दुकान तक
पहुंच जाए, उस हिसाब से रैंप बनेंगे और एक बहुत अच्छी प्लानिंग है, बट इसमें उसी जगह को खाली करके हमको बनाना होगा। इसके लिए नगर निगम लगातार हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक कर रही है और मुझे लग रहा है सब लोगों की सहमति से हम सब लोग बिलासपुर में एक बहुत अच्छा मार्केट दे पाएंगे हम लोग। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बना ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट पुराने हरिभूमि चौक पर 3 महीने से बंद है, जिससे चालकों को भारी परेशानी हो रही है। उन्हें दूर जाकर वाहन चार्ज करना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च बढ़ रहा है। कई बार बैटरी खत्म होने से सवारियों को बीच रास्ते में उतारना पड़ता है। ई रिक्शा चालकों ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन से जल्द सुविधा बहाल करने की मांग की है। वो रोड में भीड़ भाड़ हो जाता था सर, और उसके बाद बिजली बिल नहीं पड़ता था, बस इतना ही जानता हूँ। और कितना दिन से बंद पड़ा? 2-2.5 महीना हुआ। 2-2.5 महीना? हाँ। तो इसका शिकायत आप लोग किए हैं कभी? वो तो साहब लोग जानेंगे, अब हमको तो कुछ पता नहीं। तो कैसा करते चार्जिंग वार्जिंग करने के लिए? और सब अपने अपने घर में कर रहे हैं सर, अब समस्या तो हो ही रहा है, आप लोग भी जानते हैं। क्या चाहते हैं बनना चाहिए? अब सब समय का बात रहता है, हो जाएगा समय आने में। सर 2-2.5 महीना हो गया बंद है, और जैसे दूर दूर से आ रहे हैं काफ़ी दिक्कतें आ रही है। हम लोग तो गांव से आते हैं, हम लोग के लिए दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। काश बन जाता तो ठीक रहता है यार। तो अभी चार्जिंग करने में समस्या आ रही है? हाँ, बहुत दिक्कत आती है। अब गांव से आते हैं 25 किलोमीटर दूर से, मैं जयराम नगर से आता हूँ, तो काफ़ी दिक्कतें ही आती है। अब ये चार्जिंग पॉइंट था तो इधर उधर थोड़ा 1-8 घंटे कर लेते थे हम लोग। जिला न्यायालय के पास ट्रक बाइक टक्कर में घायल तहसीलदार के बेटे मनिंद्र भूषण श्याम की मौत के बाद सिविल लाइन पुलिस ने ट्रक चालक और ठेकेदार पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। निर्माणाधीन भवन के गेट पर व्यस्त सड़क में बिना सुरक्षा संकेतक ट्रक बैक कराया जा रहा था। टक्कर से मनिंद्र के सिर पर गंभीर चोट आई और सिम्स में इलाज के दौरान निधन हुआ। पुलिस ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जांच शुरू कर दी। हाँ, ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत का मामला है। तो उसमें एक छात्र की जो एक ट्रक से टकराया था, उसमें उसकी मृत्यु हुई थी। जांच में जो वाहन चालक है और ठेकेदार जिसने वो सामान अनलोड करने हेतु बुलाया गया था, दोनों की गंभीर लापरवाही सामने आई थी। तो इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और शीघ्र ही उसमें विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।